आज हम इस वीडियो में कक्षा 9th की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहले पाठ की परिभाषा और संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला अध्याय है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, तो संख्याओं के विशेष प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो छठी क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं, इसलिए इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो कहाँ से शुरू होती है, जीरो से। 0 1 2 3 4 अनंत तक जाती है, उसको क्या कहते हैं, पूर्ण। वैसे पूर्ण से पहले एक प्राकृत संख्या भी होती है, लेकिन 9th के बेसिस पे इन छोटी छोटी संख्याओं के प्रकार की चर्चा कम ही करेंगे। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती है उसको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। और यदि जीरो शामिल कर लिया जाता है साथ में, तो उन्हें कहते हैं हम पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या कहोगे, ऐसी संख्या है जो जीरो से शुरू होकर के अनंत तक चलती है। अब उसके बाद आती पूर्णांक संख्याएं। तो शून्य के दूसरी तरफ भी, जैसे ये संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा हम जीरो से हम पूर्ण संख्याओं को दर्शाते हैं। तो जीरो के उस ओर भी संख्याएं हैं, इन्हीं पूर्ण संख्याओं का ऋणात्मक रूप, जैसे 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4, 5 का -5। तो ये जो संख्याएं हैं सम्मिलित रूप से, इसको क्या कहा जाता है, पूर्णांक संख्याएं। क्या कहोगे इनको, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या अर्थात सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का सम्मिलित रूप। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक के अंदर ध्यान रखना है, दो प्रकार के पूर्णांक होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, क्योंकि परिमेय संख्या के अंदर इसकी आवश्यकता है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखना। इस तरफ के पूर्णांक है वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं जीरो के, और वो पूर्णांक है वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और जीरो न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है। अब उसके बाद पूर्णांक संख्या अगर आपको अच्छे से याद हो जाती है, तो पूर्णांक के बाद आती है बात परिमेय संख्या की। अब परिमेय संख्या किससे कहोगे, यहीं से टॉपिक क्लियर शुरू होता है। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। अब p बटा q का मतलब क्या है, लिखा जा सकता है। वैसे तो पूर्ण संख्याएं पढ़ते हैं, प्राकृत पढ़ते हैं, जिसको भिन्न के रूप में लिखते हैं, हम बोलते हैं अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है। अब भिन्न के लिए अंश बटा हर का मतलब समझो पेटेंट है, तो इसलिए परिमेय संख्या के लिए क्या आता है, p बटे q या a बटे b या m बटा n, किसी भी भाषा में कहो, किसी भी चर के साथ ले लो। लेकिन यहाँ ध्यान क्या रखना है, जहाँ p और q जिसको आप बोल रहे हो वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक को भिन्न किसे कहते हैं, अंश बटा हर के रूप में पूर्ण संख्याओं को दर्शाया जाता है। मतलब मैं तो प्राकृत को अंश में, हर में जैसे 3/4, 5/7, तो पूर्ण संख्या है जिसमें माइनस नहीं होता है, तो उसको भिन्न कहते हैं। लेकिन परिमेय संख्या के अंदर माइनस भी साथ में आता है, इसलिए पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक हो। धनात्मक ऋणात्मक जो भी होगा चलेगा। जैसे 5/-3, 8/-4, -3/-2, -1 या 1/1, तो इस तरीके से लिखी जाती है, वो क्या होती है, परिमेय संख्या। अब जैसे एक बात ध्यान रखना, यहाँ एक शर्त और है, लेकिन वो समझा करके बताऊं। जैसे हम लिखते हैं किसी के 0/5, तो 0 के अंदर 5 का भाग कितनी बार जाता है, 0 बार। लेकिन अगर मैं लिख दूं 5/0, तो अब 5 के अंदर 0 का भाग देना है। और भाजकता का नियम होता है कि जब तक शेष फल है वो भाज्य संख्या से, जिसका भाग दे रहे हो भाजक संख्या से बड़ा है, तब तक भाग जारी रहता है। तो 0 का पहाड़ा 0 बार बोलोगे 0 आएगा, शेषफल फिर से 5 बड़ा, फिर से 0, फिर से 5, ऐसा चलता रहेगा, भाग कभी पूरा ही नहीं होगा। तो ऐसा भाग जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसके लिए किसका चिन्ह आता है, इन्फिनेटिव अपरिभाषित का। तो अगर किसी के हर में 0 आ जाता है, तो उसको परिमेय संख्या नहीं माना जाता है, क्योंकि उसका कारण समझ लेना आपको कि इसका भाग है वो कभी पूरा नहीं होता, या इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान क्या रखना है, p और q पूर्णांक हो, तथा q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। उदाहरण के तौर पर परिमेय संख्या के प्रकार अगर आपको लिखने हो, तो -5/7, 3/-8, -3/-5, -5 आदि, ये किसके प्रकार है, उदाहरण है परिमेय संख्याओं के। अब परिमेय संख्या के अंदर जैसे देखो, अंश हर दोनों माइनस के आ सकते हैं, 5/7, अंश और हर दोनों प्लस के आ सकते हैं, या अंश और हर में से p और q में से एक प्लस एक माइनस का हो सकता है। इसके आधार पर परिमेय संख्या को विशेष रूप से दो भागों में
और संपूर्ण रूप से कहो तो 3 भागों में बांटा जाता है। धनात्मक परिमेय किसको कहोगे? जिसमें P और Q दोनों या तो धनात्मक पूर्णांक हो, P और Q दोनों या तो प्लस के पूर्णांक हो या माइनस वाले पूर्णांक हो, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो ऐसी परिमेय संख्या को क्या कहोगे? धनात्मक परिमेय संख्या। जैसे 3/7 अंश और हर दोनों प्लस के, धनात्मक परिमेय संख्या। लेकिन -3/-7 भी धनात्मक परिमेय संख्या। याद रखना माइनस होते हुए भी धनात्मक है, क्योंकि हमने पूर्णांकों का भाग पढ़ा है। जब अंश और हर दोनों के अंदर माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या आ जाता है? प्लस, यानी ये भी 3/7 बन जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो जिसके अंश और हर दोनों प्लस के या माइनस के दोनों, अर्थात P और Q पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक। अब ऋणात्मक परिमेय किसे कहोगे? P या Q में से कोई एक पूर्णांक या उस एक का चिन्ह माइनस हो, एक पूर्णांक कैसा हो? ऋणात्मक हो, उसे हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक परिमेय संख्या। जैसे -5/7, 3/-8, -8, इसके भी बटे में कुछ नहीं है तो बटे में कितना माना जाता है? 1। तो ये किसके उदाहरण है? ऋणात्मक परिमेय संख्या की। और जब पूर्णांकों की संख्या रेखा पढ़ते हैं या पूर्णांकों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे इस तरीके से, तो यहाँ पर ये धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 न धनात्मक पूर्णांक है न ऋणात्मक, तो 0 को शून्य परिमेय संख्या कहते हैं। धनात्मक भी नहीं कहा जाता है, ऋणात्मक भी नहीं कहा जाता। अब जैसे एग्जाम के अंदर सवाल आए कि शून्य किस प्रकार की परिमेय संख्या है, तो आप सोचोगे इसके चिन्ह प्लस है, या 0/1 लिखेंगे तो भी दोनों चिन्ह प्लस है, तो धनात्मक परिमेय कर दोगे? नहीं, शून्य को स्पेशल रूप से शून्य परिमेय कहा जाता है, क्योंकि ये न तो धनात्मक होती है न ऋणात्मक होती है, अर्थात 0 को शून्य परिमेय संख्या कहा जाता है। अब आता है परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो जिसके परिभाषा लिखनी हो वो वीडियो को रोक रोक के करके लिखते रहना, या साथ साथ में जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे नोट डाउन करते रहना। इससे क्या है कि आपकी परिभाषा फिर कभी दोबारा पढ़ोगे तो काम आएगी। अब इसके बाद बात करेंगे परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है। जैसे आपके सवाल आता है कि -5/7 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, संख्या रेखा पर दर्शाइए, या -8/3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। इस तरीके से सवाल आए तो इसके साथ इसकी मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए कि संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शाया जाता है। सबसे पहले आप एक संख्या रेखा बनाओगे। ध्यान रखना, आप संख्या रेखा किसकी बनाओगे? पूर्णांक वाली, यानी जिसके बीच में 0 रखोगे। इस तरफ जैसे माइनस का 1 है, इस तरफ माइनस का 2 है, बराबर दूरी रखते हुए माइनस का 3, ऐसे माइनस का 4 आगे, इस तरफ 1 है, 2 है। अगर हमें दर्शाना है -5/7 को, तो या -8/3 को, या फिर 8/5 को, किसी को भी दर्शाना हो, सबसे पहले आपको हर का ध्यान रखना है। क्यू का मान कितना है उतने भाग करना है। 0 से -1 तक, -1 से 2 तक, 2 से -3 तक, सभी के कितने कितने टुकड़े करोगे? जैसे बटे में 5 लिखा है तो 5 टुकड़े करोगे, 5 भाग करोगे। तो जब भी आप उसके 5 भाग करोगे तो बीच में रेखा 4 टिक किए जाते हैं, मतलब 20 में 4 भाग होता है, 5 में वो खुद गिना जाता है, जैसे 1 है या -1 है। तो जैसे मुझे दर्शाना -8/3 को, तो पहले क्या करूंगा? मैं 3 भाग करूंगा। अब कोई एक जैसे लकड़ी का टुकड़ा है और उसको 3 भागों में बांटना है, तो हम कितनी जगह से काटेंगे? 2 जगह से, बस ये ध्यान रखना है। तो 3 में पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा ये खुद, या 0 से जैसे पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा ये खुद, ऐसे ही पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा ये खुद। इस तरीके से इसको 3-3 भागों में डिवाइड करोगे। अब जैसे देखिए 3-3 भाग में बांट तो दिया 0 से। अब एक बात ये ध्यान रखनी है, इस तरफ मैंने क्यों डिवाइड किया, इस तरफ क्यों नहीं किया? तो अगर चिन्ह माइनस है तो 0 से माइनस की तरफ, और चिन्ह प्लस है तो 0 से प्लस की तरफ। अगर 8/5 को दर्शाना है तो इस तरफ 5-5 भाग करूंगा, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5, ऐसे। अब 5 भाग कर दिए मैंने यहाँ से, और उसमें से 8वां भाग, तो यहाँ तक तो 5 हुए, फिर से 7, 8, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8/5। ये संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। या मुझे -8/3 को दर्शाना है तो 0 से 3-3 भाग करूंगा, 1, 2, 3,
और इसमें से 8 भाग लाना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, फिर आगे 1 2 3 6 7 8, यानी यहाँ पर आ जाएगा 8/3। इस तरीके से किसी भी परिमेय संख्या को आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो एक प्रैक्टिस के लिए भी आप किसी भी उदाहरण को लेकर के संख्या रेखा पर दर्शाना सीखना। जैसे माइनस के 7/5 इसको दर्शाइए, या फिर जैसे माइनस के 13/4 इसको दर्शाइए, या फिर 8/5, 8/5 तो शायद अभी दर्शाया था, जैसे 11/4 को, इनको दर्शाइए। तो ये आप उदाहरण के तौर पर कर सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार किस प्रकार के होते हैं। तो अब हमने परिमेय संख्याओं के बहुत सारे उदाहरण पढ़े, जैसे 8/3 ये एक परिमेय संख्या है, या 7/8 एक परिमेय संख्या है। इसी तरीके से 11/10 एक परिमेय संख्या है। इसी तरीके से 13/5 एक परिमेय संख्या है। तो ये जो परिमेय संख्या है, इनका दशमलव प्रसार कैसा होता है? दशमलव प्रसार का मतलब है अगर आप 8 के अंदर 3 का भाग दोगे तो भागफल क्या आएगा, ये बात ध्यान रखनी। जैसे सवाल आपकी परीक्षा के अंदर पूछा जाता है 8/3 का दशमलव प्रसार लिखिए और बताइए दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो ये सवाल आता है तो उसको कैसे सोल्व करोगे? जैसे देखिए, सबसे पहले 3 का पहाड़ा, 3 दूनी 6, 2 बार, 2 शेषफल, फिर 0 उतारा, दशमलव लगा दिया। अब 18, 6 बार, फिर 2 शेषफल, फिर 1 0 ले सकते हैं, एक बार में छूट है, फिर इसका भाग जाएगा 6 बार 18। यानी अब जैसे देखो, आप हर बार शेषफल 2 आता है, 0 उतारते 20 हो जाता है, इसका मतलब भाग पूरा होने वाला है नहीं। अंक कौन सा रिपीट होगा बार बार? 6। तो एक तो दशमलव प्रसार ये आया 8/3 का, तो दशमलव प्रसार क्या है? 2.666 इस तरीके से। या फिर 7/8 का, इसका मतलब 7 के अंदर किसका भाग देंगे? 8 में। अंश में हर का भाग देते हैं, तो भाग शुरू से नहीं जाता है, तो 0 दशमलव, और यहाँ पर 0 उतारा, 8 का पहाड़ा 8 बार बोलोगे 64, 8, फिर शेषफल आया 6 से 60 56, 7 4 से 0 40, 40 के अंदर 5, 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 5 बार शेषफल 0, भाग पूरा। यानी 7/8 का अगर दशमलव प्रसार निकालेंगे 0.875, इसके बाद 3 डैश वगैरह नहीं लगेगा क्योंकि भाग पूरा हो गया। इसी तरीके से 11/10 का, तो हर में 10 का भाग देना है, इसका मतलब अंश में एक अंक छोड़ करके इस तरफ से दशमलव लगा दो, 1.1 आ जाएगा 11/10 का, 1.1। इसी तरीके से 36/100 का 0.3 से आ जाएगा, हर में 2 जीरो है तो 2 स्थान छोड़ के दशमलव लगा दो। 10 का, 100 का, 1000 का, ये भाग तो सीधे दिए जाते हैं। जैसे आपके सामने संख्या हो 13/1000 लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब क्या करना है? इकाई की तरफ से या दाहिनी ओर से 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगाना है। तो 1 2 अंक है, तीसरा 0 लगाया और यहाँ दशमलव। इस तरीके से आप दर्शाते हैं। फिर जैसे एक सवाल और बचा है कि 13/5 को, तो 13 के अंदर भाग किसका दोगे? 5 का। अब 5 का भाग 10 2 बार, फिर शेषफल 3 0 30, 30 के अंदर 5 का भाग पूरा 6 बार, शेषफल 0, अर्थात 13/5 का भी दशमलव प्रसार क्या है? 2.6। या फिर इसी तरीके से आपके सामने एक सवाल और दिया जाता है 1/7 का दशमलव प्रसार। तो जब 1 के अंदर 7 का भाग दोगे तो 0.142857, फिर भाग दोगे 142857, ये भाग का क्रम जारी रहता है, बार बार भाग देकर के भी चेक कर सकते हैं। जैसे 0.07 का भाग 1 बार, शेषफल 3 0 30 28, फिर 7 का भाग 4 बार, 2 0 20 14, 2 बार, 6 0 60 56, 8 बार। तो इस तरीके से भाग फल या अंक आते हैं। तो यहाँ पर हमें एक अगला भाग मिल रहा है, जैसे 1/7 का दशमलव प्रसार 0.142857, फिर 14285 इस तरीके से भाग अनवरत जारी है। तो अब समझिए इस उदाहरणों के साथ ये परिभाषा की परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार किस प्रकार के होते हैं। अब जैसे देखिए, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार कौन सा होता है? जब किसी संख्या के अंदर आप भाग दो तो भागफल में निश्चित अंकों के बाद भाग है वो पूरा हो जाता है। जैसे यहाँ पर 7/8 के अंदर भाग दिया, दशमलव के बाद 3 अंकों के बाद भाग पूरा हो गया। 11/10 का भाग दिया, 1.1 भाग पूरा हो गया। 13/5 का 2.6, जबकि 8/3 का भाग दिया, भाग पूरा भी नहीं हुआ,
1/7 का भाग दिया, भाग पूरा नहीं हुआ। तो शांत प्रसार वो होता है जिसमें दशमलव के बाद भाग है वो पूरा हो जाता है, यानी शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है। उससे क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार। तो जैसे आपको पूछा जाता है 7/8 का दशमलव प्रसार लिखिए, तो आप लिखोगे 0.875 और दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तो शांत प्रसार का है। आई बात समझ में? अब दूसरा प्रसार होता है अशांत प्रसार, और अशांत में विशेष करके परिमेय संख्याओं के केस में अशांत आवर्ती प्रसार। आवर्ती का अर्थ होता है बार बार आना, अशांत आवर्ती प्रसार। तो इसका अर्थ क्या होगा? ऐसी परिमेय संख्या जिसका भाग है वो दशमलव के बाद पूरा भी नहीं होता है, और निश्चित क्रम के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाती है। निश्चित अंकों के बाद, शॉर्ट में कहूं तो भाग पूरा भी नहीं होता है और निश्चित अंकों के बाद आवर्ती होना शुरू हो जाती है, अंक बार बार रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, अंकों की आवर्ती होती है। जैसे कि 8 के अंदर 3 का भाग दिया, दशमलव के बाद से यानी से की बार बार आवर्ती हो रही, से ही आ रहा है। या फिर 1/7 के अंदर भाग दिया, या फिर जैसे 1/18 के अंदर भाग दूंगा, तो 1 के अंदर 18 का भाग जाता नहीं, 0 दशमलव फिर 1 0 होता है, 1 से भी भाग नहीं जाता, फिर 0 लिखो और फिर 0, तो 18 का भाग 90 5 बार, फिर 10 100। तो ये क्रम चालू रहता है लगातार, फिर 0 और फिर 90 5 बार, यानी 0 5 0 5 0 5। इस तरीके से अंकों की आवर्ती होना शुरू हो जाती है। तो वह दशमलव प्रसार जिसमें जैसे देखिए यहाँ 1 आया, 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 2 आया, 2 के बाद 8 आया, 8 के बाद 5 आया, फिर 7 आया। तो अब यही क्रम आना जारी रहेगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। इस प्रकार का दशमलव प्रसार है, उसको हम क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती प्रसार। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब एक मतलब शॉर्ट ट्रिक भी है कि आप कोई भी संख्या देख करके उसके दशमलव प्रसार के बारे में सीधा डायरेक्ट पता भी कर सकते हैं। जैसे आपके सामने संख्या है 11/25, आप हर की अभाज्य गुणनखंड निकालो। 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5 × 5। या फिर जैसे 13/16, तो 16 के दशमलव अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, 2 का भाग 8 बार, 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 1 बार, ये अभाज्य गुणनखंड आएंगे। अभाज्य गुणनखंड के बारे में सभी को पता है, फिर भी जैसे देखो इस तरीके से, यानी इसमें किसका भाग गया? केवल 2 का। या फिर जैसे उदाहरण लिया जाता है 13/10 का, तो हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 × 5। तो ऐसी संख्या जिसके हर में अभाज्य गुणनखंड हो, या तो 5 अकेला आता है, या फिर 2 अकेला आता है, या 5 और 2 दोनों आते हैं। तो उनके दशमलव प्रसार कैसे होते हैं? शांत दशमलव प्रसार। सीधी सी डायरेक्ट क्लियर। अगर आपको एबीसीडी के अंदर 4 संख्या दे दे और पूछे निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो भाग नहीं देना, बिना भाग दिए पता करना है कि हर के अंदर जो संख्या लिखी उसमें केवल 2 का भाग जा रहा है या केवल 5 का भाग जा रहा है। जैसे इसमें केवल 5 का जा रहा है, इसमें केवल 2 का जा रहा है। मतलब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 इनमें से किसका भाग जाता है वो देखना है। और यदि 2 और 5 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग भी जाता है, जैसे 2 और 5 के साथ 3 का चला जाए या 7 का चला जाए, तो ऐसी संख्या अशांत आवर्ती प्रसार कहलाती है। तो एक उदाहरण फिर बता देता हूँ। जैसे कि 13/21 आता है, तो 21 के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, 3 का भाग जाता है 7 बार, फिर 7 का जाता है 1 बार। तो अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 3 और 7। तो क्या केवल 2 और 5 आए? नहीं, इसका मतलब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती प्रसार है। तो ये बात अगर समझ में आ गई है तो फिर हम चलते हैं इससे आगे। और अब अगला पॉइंट है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसको P/Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है। P/Q के रूप में लिखते हैं उसको तो क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अगर हम जिसको P/Q के रूप में नहीं निरूपित कर सकते हैं, जैसे एक संख्या आती है √2, P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती ऐसी संख्याएं। अर्थात परिभाषा क्या लिखोगे? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते।
अपरिमेय संख्याओं को सामान्य रूप में रूट m के रूप में लिखा जाता है, जहां ध्यान ये रखना विशेष करके कि m है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, ये ध्यान रखना विशेष करके। जैसे रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 9, रूट 10, अगर मैं हर संख्या के ऊपर रूट लगा दूं तो वो हर संख्या अपरिमेय नहीं होती। जैसे 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, 2 का रूट 2 ही रहता है, सरल होता नहीं, 3 का भी रूट 3 ही रहता है, लेकिन 4 का वर्गमूल, 4 का रूट कितना होता है 2, ऐसी संख्या जिसका उसी से गुणा करने पर 4 आता है तो 2 इंटू 2। इसी तरीके से 9 का 3, लेकिन 10 के तो 10 का वर्गमूल पता होता नहीं, क्योंकि 10 के भाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 है, और वर्गमूल में दो समान संख्या का जोड़ा बनता है तो एक संख्या बाहर लेते हैं और वो उत्तर निकालते हैं। तो अब हर संख्या रूट के अंदर लिखी हुई हमेशा कभी भी ध्यान रखना अपरिमेय नहीं होती। जैसे आपको पूछा जाता है क्या प्रत्येक संख्या m के लिए रूट m एक अपरिमेय संख्या, तो नहीं, क्योंकि प्रत्येक संख्या के रूप में जैसे रूट 16 लिखा है था, रूट 16 का मान कितना होता है 4, 16 का वर्गमूल, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या थी 16, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या को रूट या इसको क्या बोलते हैं कर्ण चिन्ह इसके अंदर दर्शाते हैं। अब जिस प्रकार से परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार थे वैसे वैसे अपरिमेय संख्याओं के भी दशमलव प्रसार हैं। और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे होते हैं, ध्यान रखना विशेष रूप से अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। अब अशांत अनावर्ती प्रसार क्या है, भाग दोगे भाग पूरा भी नहीं होगा और निश्चित क्रम के बाद अंकों की आवर्ती भी नहीं होगी, उसे कहेंगे अशांत अनावर्ती प्रसार। शांत का मतलब भाग पूरा, अशांत का मतलब भाग पूरा नहीं होता है, और आवर्ती मतलब अंकों का वापस बार बार आना क्रम चालू हो जाता है। इसी तरीके से अशांत मतलब भाग पूरा नहीं होगा और अनावर्ती मतलब संख्याओं की आवर्ती भी नहीं होगी, तो नाम के अंदर यह पड़ा पूरा। तो जैसे 0.012, 0.012, 0.0012, तो इस तरीके से देख लो, एक के बाद एक तो आ जाए, दो भी आ जाए, लेकिन उसके बाद जीरो की जगह जीरो भी आ गया, फिर जीरो की जगह जीरो आ गया, लेकिन उसके बाद एक जीरो एक्स्ट्रा आ गए, तो इसने क्रम तोड़ दिया, यानी संख्या निश्चित क्रम के बाद वापस नहीं आ रही, निश्चित अंकों के निश्चित क्रम के बाद संख्याओं की आवर्ती नहीं हो रही, तो ऐसे प्रसार को क्या कहा जाता है, अशांत अनावर्ती प्रसार। अब उसके बाद बात आती है वास्तविक संख्याएं किसे कहेंगे। तो अब इस पॉइंट को अच्छे से समझना, ये जो आपके 10th क्लास में भी काम आएगा वास्तविक संख्याओं का, क्योंकि 10वीं का पहला पार्ट ही वास्तविक संख्या है, जिसके अंदर हम वापस से परिमेय और अपरिमेय दोनों पढ़ेंगे। अब जैसे 3/5 परिमेय संख्या है, -5/7 परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, -5/-8 एक परिमेय संख्या है, -3 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से मैंने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को संयुक्त रूप से लिखा है, सम्मिलित रूप से, दोनों साथ में मिक्स में, मतलब कुछ संख्या पर परिमेय लिख करके कुछ पर अपरिमेय संख्या को उदाहरण देकर के एक डिब्बे में डाल दिया। तो अब डिब्बे के अंदर जो संख्या है उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्या रियल नंबर्स बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं कहेंगे। तो वास्तविक संख्याओं की परिभाषा क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्याओं की परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। अब वास्तविक संख्याओं के ये उदाहरण है। अब वास्तविक संख्याओं के बाद वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं, तो ध्यान रखना है, जैसे एक तो सबसे पहले 3 एक परिमेय संख्या है यानी 3/1, और √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अगर योग लिख करके आपको पूछा जाए कि ये कैसी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, इस बात को ध्यान में रखना है। या फिर √5 एक अपरिमेय संख्या है और 2 एक परिमेय संख्या है, अगर इनका व्यवकलन होता है बाकी होती है तो भी अब ये संयुक्त रूप से कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन ध्यान रखना, जैसे मैं कह दूं √2 + 5 और इनका योग कितना होगा, तो इनका योग नहीं किया जा सकता है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। और अगर पूछा जाता है अब ये कैसी संख्या है, अब ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय को जोड़ो घटाओ भले ही गुणा करो, √2 × 5, जिसको 5 √2 लिखते हैं, तो 5 √2 भी कैसी संख्या है,
अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से जैसे √2 के अंदर 3 का भाग दोगे, परिमेय और अपरिमेय का भाग, वो भी कैसे संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो इससे क्या याद रखना कि अगर एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय आ जाए, उनकी संक्रियाएं होगी इसमें कि यानी प्लस का चिन्ह है या माइनस का है, गुणा का है, भाग का हो, जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तो सदैव कैसे संख्या प्राप्त होती है? अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर 9th के अंदर थोड़ा सा है कि अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है। तो अगर रूट के अंदर सेम संख्या है, √2, साथ में परिमेय कुछ और लिखी हुई, जैसे ये भी परिमेय और अपरिमेय का गुणा करते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं, गुणा का चिन्ह हटा देते हैं। और दूसरी संख्या 5√2, अगर रूट के अंदर सेम संख्या है तो x की तरह समझ लो, जैसे ये 3x है और ये 5x है, दोनों को जोड़ते हैं कितना x होता है? 7x। तो चर की भांति x समझ लो एक अपरिमेय संख्या, वो भी सेम होनी चाहिए। √2 और यहाँ √3 आ गया तो नहीं जुड़ेगा। तो समान है तो रूट में वही संख्या रहती है और आगे की परिमेय संख्या जुड़ती है, 5 और 3 8। इसी तरीके से घटाना वाला तरीका लगता है, जैसे 7√3 में से 2√3 घटाना है, तो 7 में से 2 घटेगा 5, √3 वही रहेगा। अब गुणा करते समय क्या होता है? 7 2√7 का गुणा जैसे करना है 3√7 से, तो गुणा अंश परिमेय का परिमेय से होता है और अपरिमेय का अपरिमेय से। जैसे 2 का 3 से गुणा हो जाएगा 6 और √7 का √7 से। रूट का गुणा जब भी करोगे रूट के अंदर गुणा होगा, 7 का 7 से 49 और 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल कितना आता है? 7। तो 6 का 7 से गुणा करके कितना उत्तर दोगे? 42। तो 2√7 और 3√7 का गुणनफल कितना आता है? 42। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप अपरिमेय संख्याओं को जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग कर सकते हैं। अब जैसे भाग का सवाल देखा जाए तो 2√3 बटे 5√3, तो फिर क्या होता है? रूट से रूट कट जाता है और उत्तर क्या आता है? 2/5। बस। अब यहाँ से लास्ट पॉइंट बचता है और वो है घातांक का नियम। अगर परिमेय संख्याओं को घातांक नियम में दर्शाया जाए तो कैसे दर्शाओगे? तो घातांक नियम आप 8वीं 7वीं पढ़ कर गए, इनको यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे किसी संख्या की घात m है और दूसरी संख्या वही है, जैसे 2/3 की घात 5 इंटू 2/3 की घात 4, आधार समान है। अगर आधार समान हो तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है, a की घात m प्लस n, ये पहला नियम। दूसरा, आधार समान है, फिर से a की घात m भाग a की घात n, तो भाग देते समय घातें घट जाती है, a की घात m माइनस n। जैसे 2/3 की घात 5 भाग 2/3 की घात 3, तो ऐसी स्थिति में आधार समान है, 2/3 लिखा जाता है और 5 में से 3 घात घटा दी जाती है, 5 माइनस 3, तो उत्तर क्या आता है? 2/3 की घात 2 और 2 घात, इसका मतलब इसी संख्या का इसी से 2 बार गुणा, तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9। इस तरीके से उत्तर भी निकाल लिया जाता है इन नियमों का प्रयोग करके। फिर तीसरा नियम है घातांक का। अब ये तो था आधार समान, अब घात समान हो सकती दोनों जगह, पहले a की घात m फिर b की घात m, और अगर आप उनका गुणा कर रहे हैं तो आधार का गुणा होता है, घात वही रहती, आधार का गुणा। जैसे नॉर्मल उदाहरण लो, 3 की घात 5 इंटू 4 की घात 5, तो घात 5 वही रहेगी, आधार का गुणा होगा 3 इंटू 4, तो 12 की घात 5 उत्तर आएगा ऐसे। और चौथा नियम, a की घात m भाग b की घात m, तो अगर घात समान है और भाग देना है तो आधार का भाग होगा, a/b की घात m लिखोगे। उसी तरीके से अगर किसी पद के यानी आधार के, जैसे 3/2 की घात 3 और उसके ऊपर घात 5, तो घात के ऊपर घात आती है तो घातों का आपस में क्या होता है? गुणा, 3/2 लिखा जाता है और 3 का 5 से गुणा होता है, तो 3/2 की घात कितनी आ जाती है? 15। ऐसे हल करते हैं। तो a की घात m उसके ऊपर घात n, तो घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में क्या करोगे? गुणा करोगे, a की घात m डॉट n। अब छठा नियम, अगर किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1। किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान कितना आ जाएगा? 1।
जैसे 3/-5 की घात 0 बता दी जाती है कहीं पर भी, तो उसकी जगह हम कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसी तरीके से 7वां नियम, अगर कहीं किसी की घात -1 लिखी हुई है तो इसका मतलब है उसका व्युत्क्रम करना है, 1/a हो जाएगा। 3/8 की घात -1, तो घात को धनात्मक में करना है तो इसका व्युत्क्रम करना, अंश और हर बदल देना, 8/3 की घात कितनी हो जाएगी, 1, ऐसे। या फिर एक और 8वां नियम, a/b की घात -m, घात ऋणात्मक है, ऋणात्मक घात को धनात्मक में बदलना है तो अंश और हर बदल दिया जाता है, यानी b/a की घात m प्राप्त हो जाती है, ऐसे। और एक a/b की घात अगर m लिखा है कहीं पर भी और हमें कहीं आवश्यकता है इसको सोल्व करने की, तो इसका अर्थ है कि a की घात भी m है और b की घात भी m है, दोनों की घातें अलग अलग की जा सकती हैं। तो इस तरीके से हमने चर्चा करी घातांक के नियमों की, इस पर आधारित प्रश्न सोल्व किए जा सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, पहले पार्ट की संपूर्ण परिभाषा हमने चर्चा करी है, फिर आते हैं दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने साथियों के साथ शेयर भी करना। धन्यवाद।